हेलो फ्रेंड्स, आज गुरु पूर्णिमा का सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे डीएलएड से जो 75 अंक का सवाल पूछा जाएगा, उसमें चैप्टर 8, 9, 10 से। तो चलिए आज का पहला सवाल देखेंगे हम लोग कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक ने किया था। तो इनका नाम था जॉन डीवी, इसका हो जाएगा आपको बी। अगला सवाल है कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। तो इसका है प्रगतिशील विद्यालय। इसका हो गया सवाल, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है। यानी कि बाल शिक्षा के क्षेत्र में पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय शिक्षाविद है जिनका भूमिका सबसे ज़्यादा रहा है। तो ये है गिजुभाई बधे का, जो गुजरात को रहने वाले थे। इन्हीं का है आपका दीवा स्वप्न बुक, जो हम लोग काफ़ी इसका अलग से हमने वीडियो बनाया था, आप जरूर उसको देखे होंगे। अगला है कि शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। तो ये किया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा। हालांकि आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक का शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए। इसका हो जाएगा डी, बालक की मूल प्रवृत्तियाँ, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित होना चाहिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया। चाहे एनसीएफ 2005 हो, चाहे न्यू शिक्षा पॉलिसी हो। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता। यानी कि बाल केंद्रित जो शिक्षा दिया जा रहा है, इसके द्वारा क्या संभव नहीं किया जा सकता। क्या अगला है कि बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार ये किया जा सकता है। प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, ये भी किया जा सकता है। प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, यानी कि ये नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि सही नहीं यानी क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है ना। इसको हमको क्या सुनना है, गलत, क्योंकि सही नहीं पूछ रहा है तो हमेशा, तो इसलिए इसका हो जाएगा सी। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक और उत्कृष्ट वैज्ञानिक इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये आपको हो जाएगा प्रेरणा के सिद्धांत, माने कि बच्चों को प्रेरणा मिले, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जितने भी महापुरुष हुए हैं इस देश दुनिया में, उसकी जीवनी को, नाटक को पढ़ने के लिए बच्चे को प्रेरित करना चाहिए। हालांकि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए जो है कौन सा कारक आधार पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा आपको सी, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यही जो है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए जो है मेन कारक है। अगला है कि एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप में। बच्चा जो क्लास में सीखता है वो व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी सीखता है। अगला सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। यानी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक जो है किया गया जॉन डीवी के द्वारा। समावेशी वातावरण के निर्माण में निम्नलिखित में से किस घटक को महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसका हो, इसमें सभी का होगा, विशेष विद्यालयों की व्यवस्था, विशेष शिक्षकों की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम, इसलिए इसका हो जाएगा ये सभी। 17 का हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि समावेशी वातावरण में निर्माण के अंतर्गत विशेष कक्षाओं की व्यवस्था किस प्रकार लाभकारी मानी जाती है। इसका भी हो जाएगा सभी। इसमें असक्षम बच्चों पर दबाव कम पड़ता है, बच्चों को शिक्षण क्रिया में लाभ मिलता है, विशिष्ट बालक को सशक्त करना आसान होता है समावेशी वातावरण के निर्माण के अंतर्गत। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है कि समावेशी वातावरण के निर्माण के अंतर्गत विशिष्ट पाठ्यक्रम के निर्माण से क्या लाभ नहीं होता, यानी कि क्या लाभ नहीं होता है, इसलिए गलत को इसमें देखना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी, पाठ्यक्रम के तथ्यों को केवल अनुभवी ही समझ पाते हैं, इसलिए ये जो है नहीं होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किन सुविधाओं का संबंध समावेशी वातावरण निर्माण से नहीं पाया जाता है, यानी कि फिर वही नहीं पाया जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा आपको डी, सामान्य विद्यालय की व्यवस्था। अगला सवाल है, बालकों के क्रमिक विकास में निम्न में से क्या देखा जाता है। तो क्रमिक विकास में जो देखा जाता है उसमें देखा जाता है गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन। अगला है कि विकास की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है। तो ये सभी हो जाएगा, इसका तो होगा सभी, क्रियात्मक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बालक के शारीरिक विकास में क्या देखा जाता है। तो बालक के शारीरिक विकास में जो आनुवंशिक गुणों का भी प्रभाव देखा जाता है,
परिवेश एवं देखभाल भी देखा जाता है। इस टॉपिक पर हमने एक अलग से वीडियो ही बनाया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, आप वहाँ जाकर ज़रूर इसको विजिट कीजिए। और इसका इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, क्योंकि बालक का जो विकास होता है उसमें उसका माता पिता के द्वारा जो जीन मिलता है उसका प्रभाव पड़ता है, प्लस जिस परिवेश में जिस वातावरण में जीता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय बालक में किस योग्यता का अभाव पाया जाता है, तो इसमें आपको मानसिक विकास का क्या होता है, अभाव पाया जाता है, क्योंकि बच्चा जन्म से सामाजिक प्राणी भी नहीं होता है और उसका मानसिक भी विकास जब जन्म लेता है तब उसका होना स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बच्चे में इसके अभाव में वह बालकों को इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए भी होना चाहिए कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल अब हम लोग देखेंगे। सवाल है कि क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है, तो क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति या क्षमता का विकास, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। सामाजिक विकास द्वारा बालकों में क्या क्या भावनाएं उत्पन्न होती है, तो सामाजिक विकास के द्वारा बालकों में सांस्कृतिक भावनाएं भी उत्पन्न होगी, धार्मिक भावनाएं, सामुदायिक विकास, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ये सभी विकास होता है बालक में। ठीक है, सामाजिक विकास के द्वारा। अगला सवाल है कि बालक समाज के माध्यम से क्या क्या सीखता है, तो ये सभी सीखेगा, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, विचारधारा का जन्म, ये सब, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 29 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शारीरिक और शारीरिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है, सभी को, व्यायाम को, खेलकूद, योग, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मानव के शारीरिक गतिविधियों किस प्रकार सहायक होती है, तो ये आपको रक्त संचार में बनाए रखने में, स्नायु प्रणाली के बनाए रखने में, मांसपेशियों के विकास में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी के विकास में जो है मानव की शारीरिक गतिविधियाँ सहायक होती है। अगला है कि शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में कौन सा विकास शामिल नहीं किया जाता है, इसमें आपको राजनीतिक विकास शामिल नहीं किया जाएगा, बाद में कि शारीरिक विकास, सामाजिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक विकास, ये सब जो है ना शारीरिक क्रिया के द्वारा मिलता है जब खेल कूदता है बच्चा। ठीक है, अगला है संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास में कौन कौन सी क्रियाओं का सम्मिलित किया जाता है, तो इसमें आपको सभी हो जाएगा, ज्ञान, संश्लेषण, अध्ययन, व्यवसाय एवं ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला एक अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के बताए गए उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य शामिल है ना, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के बताए गए उद्देश्य में कौन सा उद्देश्य इसमें से शामिल है, तो आपको इसमें हो जाएगा सभी, गामक कौशलों का विकास, आत्मसम्मान व आत्म छवि का बढ़ावा देना, शारीरिक पुष्टि में बढ़ावा देना, इसलिए इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। 33 का क्या हो जाएगा, 33 का हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि शारीरिक शिक्षा हैथरिंगटन ने निम्न में से कौन सा उद्देश्य बताए हैं, ये तत्कालिक उद्देश्य बताए हैं शारीरिक शिक्षा के लिए, कौन उस वैज्ञानिक का नाम था, हैथरिंगटन। ठीक है, अब अगला सवाल है कि अनुकूलित शारीरिक शिक्षा किस आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक होती है, तो ये आपको होती है सभी आयु वर्ग के लिए लाभदायक होगा। बच्चों के जीवन में शारीरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है, निम्न में से असत्य की पहचान कीजिए, असत्य यानी कि जो गलत है उसकी पहचान करना है, तो इसमें आपको जो है शारीरिक कमजोरी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि गलत को खोजना है, और सही रहता तो बाद बाकी का तीनों हो जाता, लेकिन खोजना हमें क्या है, गलत का खोजना, इसलिए एग्जाम हॉल में आप इस पर भी ध्यान देंगे, छोटा छोटा चीज़ भी काफ़ी मायने रखता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शारीरिक शिक्षा के महत्व के संबंध में सही नहीं है, यानी यहाँ भी गलत को ही खोजना है, तो इसमें आपको हो जाएगा केवल भौतिकवादी जीवन शैली का विकास होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि शारीरिक शिक्षा को जीवन में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, शारीरिक शिक्षा को जीवन में महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे ज्ञान का विकास होता है, सकारात्मक जीवन शैली का विकास, संवेगों को समझने में सहायक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जो, इसमें हो जाएगा सभी, जो केवल मानसिक रूप से दोषयुक्त हो, केवल शारीरिक रूप से दोषयुक्त हो, केवल संवेदनात्मक रूप से, इसमें होगा सभी। ये विकलांग बालक जो होता है ये सभी रूप से दोष युक्त होता है। ठीक है, अगला है कि ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप से उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है, विकलांग बालकों के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। अब बताइए, यहाँ मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो एवं क्रो जो अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार समस्या होती है, तो इसमें आपको होती है लिखने में। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे का, तो इसमें हो जाएगा आपको कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिसका दृष्टि क्या आता है, मतलब कम दिखता हो। ठीक है,
अगला है कि निम्न में से कौन सा कारण श्रवण दोष का है। तो इसमें आपको जो है कानों को अक्सर बढ़ते रहना, कान की बनावट में दोष, कानों में दर्द शिकायत, ये सभी जो है ना क्या है, श्रवण दोष का ही लक्षण है। कि मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान होती है। इसकी पहचान होती है बुद्धि लब्धि को कम होना। मानसिक रूप से विकलांग जो बालक होता है उसका बुद्धि IQ लेवल क्या होता है, कम होता है। ठीक है। अगला है कि प्रिया एक मानसिक रूप से विकलांग बालिका है। उसकी समस्या हो सकती है, उसकी समस्या आपको आत्मविश्वास में कमी, सीमित बातचीत करना, स्वयं के कार्यों में कठिनाई महसूस करना, उपरोक्त सभी, ये सभी जो है उसमें समस्याएं पैदा होगी जब अगर वो मानसिक रूप से विकलांग होगा। अगला सवाल है कि शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में दिए गए कथनों में से क्या सही है, यानी कि इसमें से सही के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें सही हो जाएगा आपको डी, विकलांगता दूर करने में अध्यापक, माता पिता और अभिभावक की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता कौन सी है। माने मौखिक रूप से सीखने की जो अशक्तता है उसको बोलते हैं अफेज्या। उसको क्या बोलते हैं, अफेज्या। 11 का हो जाएगा सी। अगला है मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को क्या कहते हैं, यानी कि जो बातचीत करने की जो क्षमता होता है जिसमें कम हो जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिस्फेजिया। उसको क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया। और मौखिक बातचीत दिक्कत होगा अफेजिया, और बात आंशिक और पूर्णतः बातचीत करने में दिक्कत होगा उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। अगला सवाल है कि मस्तिष्क की संरचना के कृत्रिम विभेद का परिणाम होता है। ये कौन सा बीमारी का लक्षण है, ये डिस्लेक्सिया का, यानी डिस्लेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्रिम विभेद का परिणाम होता है, उसको हम बोलेंगे डिस्लेक्सिया। अगला सवाल है कि यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है, यानी कि 16 को क्या लिखता है, 61 लिखता है, और 6 को डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है, तो यह जो है किस बीमारी से मतलब ग्रसित है। तो इसको बोलने में सीखने में अक्षम, सीखने में क्या है, अक्षम है, इसलिए वो बालक 16 को 61 लिख लेता है और 6 को डी के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। अगला है कि डिसग्राफिया मुख्य रूप से है ना लिखने की समस्या से संबंधित है। डिसग्राफिया किससे संबंधित है, लिखने की समस्या से संबंधित है, उसको क्या हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिसग्राफिया। डिस्प्रेक्सिया एक बीमारी है, डिस्प्रेक्सिया एक बीमारी है जिसका संबंध किससे है, तंत्रिका तंत्र से। डिस्प्रेक्सिया एक ऐसी बीमारी जिसका संबंध है तंत्रिका तंत्र से। ठीक है। अगला सवाल है कि मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी होती है। यानी मस्तिष्क का जो सेरेब्रम है उसको क्षति होने के बाद जो है उस बीमारी का नाम है अप्रेक्सिया। उसको क्या बोलते हैं, अप्रेक्सिया। गणित को समझने की अशक्तता, यानी कि गणित को समझने में जो दिक्कत होता है उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेटर को संबंधित ही सवाल है, इसलिए इसको बोलेंगे डिसकैलकुलिया। डिस्थीमिया है यह एक गंभीर तनाव की अवस्था है। जब गंभीर तनाव की अवस्था में जब कोई व्यक्ति रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है डिस्थीमिया। निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है। डिसमोर्फिया का संबंध किससे है, भ्रम से। जब किसी व्यक्ति को भ्रम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिसमोर्फिया, डिसमोर्फिया बोलते हैं। ठीक है। अगला है कि ब्रेल लिपि तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है। तो ब्रेल लिपि के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे कि जो बच्चा जो है ना संपूर्ण रूप से अंध बालकों के लिए, जो बच्चा देख नहीं पाता है उससे संबंधित है किसका, ब्रेल लिपि का। अगला है कि आपकी कक्षा के छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे। यानी कि बच्चा जब हकलाता है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा ए। विशिष्ट बालक वह होता है जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। यानी कि औसत से कम होगा, ज़्यादा होगा, तो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा विशिष्ट बालक में। ठीक है। अगला है कि प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो सामान्य बालक से क्या हो, भिन्न हो, है ना। ये क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालक का लक्षण है, यानी कि वो सामान्य बालक से क्या होगा, वो भिन्न होगा। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है, यानी विशिष्ट बालक में जो कौन सा बालक आता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको हो जाएगा प्रतिभाशाली बालक भी आ जाएगा, पिछड़ा बालक भी आएगा, मंदबुद्धि बालक भी आएगा, यानी ये हो जाएगा ये सभी।
विशिष्ट बालक जो है औसत बालक से जब ही अलग होगा तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट बालक में आ जाएगा। ठीक है। अगला है कि प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान की जा सकती है केवल बुद्धि परीक्षण के द्वारा नहीं, केवल उपलब्धि नहीं, ये भी नहीं, केवल अभिरुचि ये भी नहीं, इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि सभी के द्वारा जो है प्रतिभाशाली बात छात्रों को पहचान किया जा सकता है, इसलिए 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होता है सामान्य अध्ययन में रुचि। उसका क्या होगा विशेषता, उसका हो जाएगा सामान्य अध्ययन में रुचि। वंचित बालक निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है, माने वंचित बालक इसमें से कहा जाएगा आपको सभी को, आर्थिक रूप से वंचित, सामाजिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित, ये सभी बालक क्या हो जाएगा, ये वंचित बालक में आ जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों निम्न विशेषता होती है, यानी कि प्रतिभाशाली बालक का इसमें से विशेषता क्या होगी उसके बारे में पूछा जा रहा है। अधिक महत्वाकांक्षा होगा, बुद्धि लब्ध 110 से अधिक होगा, विस्तृत शब्दकोश होगा उसके अंदर, ये सभी गुण होगा, यानी उपरोक्त सभी, इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे, यानी कि आपकी कक्षा का जो छात्र है क्या है, वो अधिक मेधावी, उसको किस तरह से पढ़ाएंगे, तो उसको हम पढ़ाएंगे समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा, है ना, उसका हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा, उसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है ना, कई मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा जा रहा है। यह कथन जो है हेविंग हर्स्ट का है, हेविंग हर्स्ट का। अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो ये जेम्स ड्रेवर जी का है। जेम्स ड्रेवर ही कहते हैं कि अनिवार्य रूप से एक नई वस्तु की सृजन करना ही सृजनात्मकता है, तो ये किसका है, ये जेम्स ड्रेवर के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट हम आचार्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद, अस्तित्ववाद का संबंध निम्न में से किससे है, तो ये संबंध आपको सृजनात्मकता से, इसको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि पिछड़ा बालक वह बालक होता है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि हासिल करता है। ठीक है, तो वो आपको पिछड़ा बालक की श्रेणी में आएगा। पिछड़े बालक की पहचान निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है, तो इसके लिए हम परीक्षण करेंगे सामूहिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, यानी ये सभी परीक्षण के द्वारा जो है पिछड़े बालक की क्या होगा, पहचान किया जा। जात योग्यता की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है, तो ये होती है आपको पिछड़े बालक की। अपनी देखभाल तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है, तो इसका हो जाएगा आपको मंदबुद्धि बालक की। ठीक है, अपने देख रेख की उसकी ज़रूरत पड़ जाता है लोगों से। अगला है कि समस्यात्मक बालक है, तो इसमें समस्यात्मक बालक क्या है, ये आपको झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, उपरोक्त सभी, ये सभी क्या आ जाएगा, ये आपको समस्यात्मक बालक के श्रेणी में आएगा। चोरी करने वाले बालकों के उपचार है तो निम्न में से क्या कदम उठाना चाहिए, तो जो बच्चा चोरी करता है उसके लिए कदम उठाना चाहिए। बालकों में आत्मनियंत्रण की भावना को विकास करना चाहिए। बालकों में उचित तथा अनुचित के बीच अंतर बताना चाहिए। बालकों को बताना चाहिए कि चोरी एक सामाजिक बुराई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी सुधार की जरूरत होता है जो बच्चा चोरी करता है। अगला सवाल है कि सामान्यतः बालक जल्दी क्रोधित होते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण आपको जो है इसमें ये सभी हो जाएगा। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, किसी विशेष स्थान पर जाने से उन्हें मना करना, किसी बात से निराश होना, अस्वस्थ होना, ये सभी लक्षण क्या है, किसी बच्चा में जल्दी क्रोधित होने का ये पहला लक्षण है। ठीक है। अपराधी बालक कौन होता है, तो अपराधी बालक वो होगा जो असामाजिक कार्य करते हैं, वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपको अपराधी बालक। ठीक है। बाल अपराध वर्तमान समय की प्रमुख समस्या बनी हुई है। आजकल दिन प्रतिदिन बाल अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, इसके पीछे कौन सा कारक जिम्मेदार हो सकता है, तो इसमें आपको पारिवारिक कारक भी है, सामाजिक कारक भी है, उसके बाद आपको मनोवैज्ञानिक कारक भी, इसमें हो जाएगा ये सब, इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है कि बाल अपराध को रोकने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, इसमें केवल माता पिता, केवल शिक्षक, केवल सरकार नहीं, इसमें ये प्रमुख सभी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डी होगा। ठीक है। विकास के समग्र रूप है, तो बाल विकास के समग्र रूप आपको क्या है, ये आपको शारीरिक स्थिति, एक का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा का आंगनबाड़ी स्कूल में बच्चे किस आयु वर्ग के होते हैं, तो आंगनबाड़ी स्कूल में बच्चे जो है 3 से 6 वर्ष का बच्चा आपको यहाँ पढ़ता है। अगला सवाल है कि नई शिक्षा नीति कब लागू की गई, तो नई शिक्षा नीति जो लागू किया गया वो आपको 2020 में लागू किया गया, इसका हो जाएगा आपको डी, 2020, है ना। बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है, तो बिहार राज्य की साक्षरता दर आपको जो है 63.8% है। बिहार राज्य
में शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? इसके पीछे मुख्य कारण है लोगों का पलायन। बिहार के प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा की स्थिति बेहतर नहीं है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? इसके पीछे मुख्य कारण आपको सभी है। बुनियादी सुविधा का अभाव है, योग्य शिक्षकों का अभाव है, पोषण की उचित व्यवस्था न होना, इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। छः का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल है, 7 में सवाल पूछा जा रहा है कि बिहार में शिक्षकों की कमी से क्या प्रभाव पड़ रहा है? बिहार में जो है शिक्षकों की कमी से आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव में छात्र नौकरी आदि के लिए अन्य द्वितीयक सहारे ले रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो 7 का क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में औसत कितने छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध है? तो बिहार में जो औसत कितने छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध है? तो ये आपको 63 छात्र पर बिहार में जो है एक शिक्षक उपलब्ध है, इसका हो जाएगा डी। राज्य शिक्षण किस प्रकार प्रभावित होता है? बिहार राज्य का जो शिक्षण है वो प्रभावित होता है इस सभी प्रकार से। शिक्षकों की अनुपस्थिति, अनुपयोगी कार्य अवधि का द्वारा, शिक्षकों में गुणवत्ता का अभाव, विद्यालय में छात्रों की अनुपस्थित रहना, इसलिए इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी कारण से जो है बिहार में शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है। अगला है कि बिहार राज्य में लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या क्या कार्य किए गए? छात्रवृत्ति योजना ये भी किया गया, साइकिल योजना ये भी किया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला सवाल है कि राज्य के विद्यालय की तैयारी में संस्थाओं की भूमिका किस पर निर्भर करती है? यानी कि राज्य में जो है विद्यालय की तैयारी में संस्थाओं की भूमिका किस पर निर्भर करती है? तो इसका हो जाएगा सभी पर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना, उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा नीति, तर्कपूर्ण तथा वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति, सभी की प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के में पारिवारिक पृष्ठभूमि में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो इसमें आपको हो जाता है बाल्यावस्था की देखरेख, गुणवत्ता युक्त वातावरण ये भी होगा, पोषण युक्त भोजन ये भी चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला सवाल है, ऐसे बच्चों जिन्हें विद्यालय में नामांकन से पहले किसी प्रकार की संस्थागत प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, उसके लिए कौन सा कथन सही है? यानी कि इसमें से कथन सही है वो पूछा जा रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए विद्यालय की तैयारी के लिए 1 माह का प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। आगे इस तरह की क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, घंटे दबाए कॉल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी तैयारी बेहतर होते जाएगा और आप ज़रूर है कि इस बार की एग्ज़ाम आप सफल होने में कामयाब होंगे। थैंक यू।